हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा और इनके अंदर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होंगे, जो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्लेस्ड हैं। और यहाँ पर एक एडिशनल स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है, अगर एनिमल सेल है तो वहां सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। ये मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल बताए थे। इस डायग्राम से मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल हैं उनमें न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स, बट इन एनिमल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स द न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड और सेंट्रली प्लेस्ड। देन हमने मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था कि हेड रीजन है जो आउटर साइड में प्रेजेंट है, ये हाइड्रोफिलिक होगा और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, हाइड्रोफोबिक टेल्स जो अंदर की तरफ है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन है इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, और यहाँ पर जब इनके पूरे स्ट्रक्चर को देखा गया तो वहां पर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी दिखते हैं। अगर हम आरबीसी की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके अंदर 52% क्या है, प्रोटीन्स हैं। इनके अंदर क्या है, 52% क्या है, प्रोटीन्स हैं, और 40% क्या है, लिपिड्स हैं। तो ये याद रखना। अब एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे ये भी लाइन पूछी गई है कि ये जो इंटीग्रल या पेरिफेरल प्रोटीन है ये किस बेसिस पे इनको बताया गया है, तो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ये बताया गया था। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये दो प्रोटीन्स हैं, एक इंटीग्रल है या इंट्रिंसिक है, दूसरा एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल है। जो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो सरफेस पे है, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये अंदर की तरफ बरीड हैं। जो सबसे कन्विंसिंग मॉडल था वो दिया था 1972 में, 50 के बाद 1972 में ये सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर फ्लूइड और मोज़ेक क्या बोलना चाहते हैं, फ्लूइड यानी ये फॉस्फोलिपिड्स हैं और मोज़ेक यानी प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो मोज़ेक आप देखते हो कई बार आउटवर्डली प्रेजेंट होगा, कई बार इनवर्ड। तो जो आउटवर्डली प्रेजेंट होगा उसको हम पेरिफेरल, और जो इनवर्डली प्रेजेंट है वो इंट्रिंसिक कहलाता है। यहाँ पर जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, वही लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स के को बढ़ावा देता है, हेल्प करता है, और जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की वो इसी वजह से है। फ्लूइड नेचर जो मेम्ब्रेन का आप पढ़ते हो वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, इंटरसेलुलर जंक्शंस में हेल्प कर रहा है, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब में हेल्प करेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट दो टाइप का मैंने बताया, एक जो बिना एटीपी कंजम्पशन के हो रहा है दैट इज पैसिव, और हमेशा ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। बट जब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को आप देखोगे तो ये एनर्जी के साथ होगा, और यहाँ लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जब हम बात करेंगे, अप हिल की बात करेंगे, तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। आपके यहाँ एग्जांपल दिया सोडियम पोटेशियम पंप, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। फिर हमने सेल वॉल डिस्कस किया था, जिसमें एक क्वेश्चन जो नीट में कई बार पूछा गया है कि जो एल्गी है उनके सेल वॉल में सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल में मेनली जो सेल वॉल होगा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होगा। बैक्टीरियल सेल वॉल मैंने आपको पहले ही बताया है।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मिडिल लैमिला, जो बना होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का, जिसको हम कहते हैं सेल सीमेंट। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडेस्मेटा, जो दो नेबरिंग सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, फिर यहाँ से हमने आपको बताया था कि दो टाइप के ऑर्गेनील्स होंगे, एक जो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करेंगे, जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होंगे, जिसमें आपने GERL पढ़ा था, GERL, जिसमें गोल्जी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स की बात करी थी, और इनके पूरे कोऑर्डिनेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं। अब इसमें एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना कि ये नेटवर्क है टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो साइटोप्लाज्म में है। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट हैं, एक इंट्रासेलुलर स्पेस है जो, और दूसरा है ल्यूमिनल, जो इनसाइड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसको हम एक्स्ट्रा मतलब ल्यूमिनल कहेंगे, और जो बाहर का है साइटोप्लाज्म की साइड, वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स की अगर प्रेजेंस देखी जाती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम की प्रेजेंस देखी जाती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं RER, ठीक। और अगर एब्सेंट है तो कहेंगे SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER है वो जनरली कहाँ देखा जाएगा? जो RER है, इनको हम देखते हैं जनरली यंग एंड एक्टिव रीजन्स में, जहां पर एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, और जो ये लाइन है, ये गोल्डन लाइन में से है कि दे आर extensive and continuous with outer membrane of nucleus। ये मैंने आपको पहले बताया था जब न्यूक्लियस और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को बता रहा था कि उनका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है, किसके साथ? RER के साथ। जब हमने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी, तो ये याद रखना कि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। और ये मेजर साइट किसके सिंथेसिस के लिए है? तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड in animal cells, lipid like sterol hormones are synthesized in SER। सभी को क्लियर आ रहा है आवाज? यस सर। देखो, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो SER है, दैट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो हैं वो SER से सिंथेसाइज्ड होंगे। क्लियर? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनील है, दैट इज गोल्जी एपरेटस, जिसको बताया था कैमिलो गोल्गी साहब ने 1898 के अंदर। और यहाँ पर आपने देखा है कि जो गोल्जी बॉडी है, इनको प्लांट्स में हमने डिक्टियोसोम कहा है, ये लाइन याद रखनी है। और यहाँ जब आप देखोगे तो ये मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स हैं, ठीक, और ये स्टैक्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, और यहाँ कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस साइड में, कॉन्वेक्स जो पास है, एंड द फॉर्मिंग फेज
जो है या मैचुरेशन फेज, ये ट्रांस फेज है। सिस और ट्रांस जो है ये क्या है, डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर इनको ये देखा जाएगा कि ये इंटरकनेक्टेड होंगे। गोल्जी, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे उसमें कि मेनली जब आप देखोगे गोल्जी बॉडी को या गोल्जी अपरेटस को, तो दिस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। कल मैंने आपको वो पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो समझाया था, उसमें मैंने आपको न्यूक्लियस, फिर ईआर और फिर गोल्जी बॉडी बताया था, जिसमें सिस और ट्रांस फेज आपको समझ में आ गया था। और वहां पर आपने देखा था कि कैसे जो प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर में हो रहा है, उनकी पैकेजिंग और उनकी जो डिलीवरी है वो किसके थ्रू हो रहा है, गोल्जी बॉडी के थ्रू। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो गोल्जी apparatus है, इट रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक, वो आरईआर से एसोसिएटेड है, इसलिए कर पा रहा है। गोल्जी apparatus में दो प्रोसेस होगा, ठीक, फॉर्मेशन किसका, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का। अब इसमें यहां पर याद रखना दो टर्म है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये कैसे बनी और ग्लाइकोलिपिड्स ये कैसे बनी। तो यहाँ दो टर्म है, यहाँ होता है ग्लाइकोसाइडेशन, क्या होगा, ग्लाइकोसाइडेशन, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन, formation of glycoproteins, glycosylation and formation of glycolipids, that is glycosidation. Clear? Yes sir. फिर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील जिसको मैंने बोला था, ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनील है, लाइसोसोम्स, जिसमें याद ये रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन याद रखना आप कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा सेल ऑर्गेनील पॉलीमॉर्फिक है, तो लाइसोसोम है जिनको हमने पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनील बोला है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ये कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाइसोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं, जो पैकेजिंग जब हो रहा था गोल्जी बॉडी में तो उस दौरान बने हैं। ये आइसोलेटेड लाइसोसोमल्स हैं जो कंटेन कर रहे हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सारे हैं, जिनमें जो पीएच होगा वो लो होगा यानी एसिडिक होगा, और ये मतलब कैपेबल होंगे डाइजेशन के लिए, चाहे हम बात करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को या प्रोटीन्स को या फैट्स को, वहाँ पर हर जगह पे यहाँ इनको देखा जाएगा कि ये जो हैं वो पॉलीमॉर्फिक नेचर के साथ साथ हैं। और इसमें आपको याद रखना है क्या कि लाइसोसोम्स फॉर्म कैसे हो रहा है, तो गोल्जी बॉडी के थ्रू, और प्लांट में इन्हीं को स्फीरोसोम्स कहा जाता है, प्लांट में इन्हीं को स्फीरोसोम्स कहा जाता है। और लाइसोसोम्स चेंज कर देता है अपने स्ट्रक्चर को। इसके बाद हमने डिस्कस किया है जो स्ट्रक्चर, दैट इज वैक्यूल्स। ये सारा समझ में आ गया, बोलो। Yes sir. Yes sir. अब देखो ये वैक्यूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। वैक्यूल क्या है, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, जो कंटेन करेगा क्या क्या, वाटर को, सैप को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, और दूसरे जो यूजफुल नहीं है उनको भी कंटेन करता है। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर है जिनको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, टोनोप्लास्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टोनोप्लास्ट के बारे में। और यहाँ पर आप देखोगे
कि टोनोप्लास्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस के लिए इम्पोर्टेंट है और अदर मटेरियल के लिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों बोला जाता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? जैसे हमारे स्टोर रूम है, उसमें क्या है, पहले से चीजें प्रेजेंट हैं लेकिन फिर भी हम ला करके वहीं स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मूवमेंट होगा वैक्यूल्स के अंदर वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकता है। और यहाँ जब आप देखोगे तो प्लांट के अंदर आप अगर हम बात करें तो जो वैक्यूल्स होंगे, सैप वैक्यूल्स जो स्टोरेज का काम करेंगे। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो गैस वैक्यूल्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर आपने पढ़ा है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है किसी भी सेल में वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि यही पावर हाउस ऑफ द सेल होगा। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप यहीं पर पेन डाउन कर लो, लिख लो। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें, जिनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो टर्म दिया था एक बायोप्लास्ट टर्म दिया था, ये दिया था एल्टमैन साहब ने, ये याद रख लेना। फिर बेंडा ने टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की बात करें तो ये फ्लाइट मसल्स में डिस्कवर किया गया था। कहाँ पर? फ्लाइट मसल्स जो इंसेक्ट्स की हैं इनमें डिस्कवर किया गया था। और बताया किसने था? बताया था कोलीकर साहब ने। ये जितने साइंटिस्ट के नाम हैं सब क्वेश्चन में पूछे गए हैं, चाहे कोलीकर हो, चाहे एल्टमैन साहब हो या बेंडा हो, तीनों का नाम पूछा गया है। बात समझ में आ गई? लेंथ साइज की अगर हम बात करें, सभी को आवाज आ रही है क्या? यस सर। चलो अभी है 5 मिनट के बाद आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ये अब आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें कैसा दिखेगा? सॉसेज शेप का दिखता है, सिलेंड्रिकल दिखेगा, जिसका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर हो सकता है। कोई माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये याद रखना कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होगा और ये डिस्टिंक्ट होगा। और इसमें आपको याद रखना है कि जो डेंस जैसे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है सेल में, वैसे ही मैट्रिक्स है। और जो इनर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनफोल्डिंग्स बना करके, जैसे इनफोल्डिंग होता है इनर साइड में, वो इनफोल्डिंग क्रिस्टी कहलाती है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, क्यों ये एसोसिएटेड है एरोबिक रेस्पिरेशन से? क्योंकि यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा और इनके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे और राइबोसोम्स 70S टाइप का प्रेजेंट होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है दो, पहला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनकी स्टेनिंग से, इनको स्टेन किससे करते हैं? तो याद रखना है आपको नाम, जेनस ग्रीन बी।
जेनस ग्रीन बी से इनकी होती है स्टेनिंग और ये डिवाइड कर सकते हैं फिशन के थ्रू। इन्हीं को कहा जाता है डी नोवो स्ट्रक्चर्स। डी नोवो स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन है जो आपके यहाँ नीट में पूछा गया है कि जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें इनर मेम्ब्रेन ज्यादा सेलेक्टिव है और ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा कार्डियोलिपिन्स, जो इन ऑप्टिमल एंजाइम एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, ज्यादा परमिएबल है इनर मेम्ब्रेन से। ठीक, तो ये पूरा डायग्राम है जिसको आप एक बार देख लो। देखो, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें सबसे बाहर आप क्या देख पा रहे हो, आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, क्रिस्टी, ये सारा याद जो रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है। तो मैट्रिक्स के अंदर इनके है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कौन सा डीएनए है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और 70s टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट है इनके अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया मेनली जो टर्म यूज हुआ है वो लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनेगा एटीपी। इसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनेगा क्या? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो, नेक्स्ट हम आते हैं प्लास्टिड्स पे, जो कि सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होंगे, और ये इजीली ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, लार्जर सेल ऑर्गेनील होने की वजह से। और इनके अंदर अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से इनको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। इफ दे कंटेन क्लोरोफिल देन दे आर क्लोरोप्लास्ट। If they contain various color pigments excluding green, then they are chromoplast. And if they are colorless, then they are leucoplast. If they are colorless, then they are leucoplast. Leucoplast को colorless plastids भी कहा जाता है। जब क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में देखेंगे, तो वहां पर हमें क्या दिखेगा कि इन्हीं के अंदर प्रेजेंट है क्या? क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो कैरोटिनॉइड है ये फैट सॉल्युबल होता है। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, जो कैरोटीन जेंथोफिल्स प्रेजेंट होंगे, ये येलो, ऑरेंज, रेड किसी भी कलर के हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हमने कलरलेस प्लास्टिड्स माना है, ल्यूकोप्लास्ट जिसको हमने कलरलेस प्लास्टिड्स माना है, ये है ल्यूकोप्लास्ट, और ये कहलाता है कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक, अगर इसमें स्टोर हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स तो ये कहलाएगा क्या? अमाइलोप्लास्ट। अगर इसमें स्टोर हो रहा है क्या? अगर कार्बोहाइड्रेट, अमाइलोप्लास्ट। अगर ऑयल तो इलेलियोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन्स तो इनको कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट। तीनों याद हो गया? अरे याद हो गए? यस सर। देखो, इनका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्या सिमिलैरिटी है ये हमें जानना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलैरिटी ये देखने को मिल रही है क्योंकि ये भी 2 मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील है और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील है। लेकिन यहाँ पर जो अलग है वो ये है कि बोथ द मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस।